Hello everyone. Last time we started chapter 12 friction. ओके सो हमने काफ़ी कुछ लर्न किया था फ्रिक्शन में. खास करके हमने लास्ट टाइम है वो सबसे पहली बात है कि फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है. फिर हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में लर्न किया था. एंड लास्ट में हमने जो लर्न किया था इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि यहाँ पे ठीक है इस पैराग्राफ में हमें बताया गया था कि स्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके सो ये हमने लास्ट टाइम लर्न किया था. आज हम आगे बढ़ेंगे 12.3 फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल. अब ऐसा क्यों कहा कि नेसेसरी एविल, चलिए देखते हैं. चलिए आपको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ. ठीक है. अब मान लीजिए ये जो पैराग्राफ में है वो मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कि आपके घर को एक ग्लास है और ग्लास है वो कांच का है. ठीक है. वो आप उसको पकड़ रहे हो और साथ में आपके घर में जो अर्थन पॉट होता है, ठीक है, अर्थन पॉट होता है, उसको आप यानी मिट्टी का बना होता है वो आप पकड़ रहे हो. तो आपको किसको इजी से होल्ड कर पाओगे? तो आप कहेंगे सर हम कहेंगे कि जो अर्थन पॉट जो मिट्टी का बना है उसको हम इजी से होल्ड कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि जो ग्लास टम्बलर है यानी कोई कांच का ग्लास है तो उसकी जो बाहर की सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है? चिकस वाली हो जाती है. ठीक है. एकदम से ग्रीसी हो जाती है. ठीक है. यहाँ पे लिखा है और एज अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. अब क्या करें कि जब हम कुकिंग भी वो कर रहे होते हैं तो ऑयल है उसके जो छांटे होते हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं उसकी सरफेस पे. तो वो उसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाती है? एकदम सिरकते जा रही है. ठीक है. यानी स्लो मोशन में होती है. अब क्या है कि मान लीजिए कि आपने अर्थन पॉट है वो पकड़ा हुआ है तो क्या होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता है. फ्रिक्शन लग रहा होता है तो वो जो होल्ड करने के लिए हमें वहाँ पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है कि यहाँ पे क्या है कि एक ट्रैक है, वेट मूडी ट्रैक है. ठीक है. तो हम उस पे चल रहे हैं तो क्या हमारे लिए इजी रहेगा या फिर कोई एक इजी से कोई जो ड्राई ट्रैक होगा वो इजी रहेगा? तो हम कहेंगे इसकी सर ड्राई वेट होगा वो हमारे लिए इजी रहेगा. ठीक है. वेट है तो उसमें गिरने के चांसेस हमारे रहते हैं, कोई फिसलने के चांसेस रहते हैं. सो हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो हम पेन और पेंसिल से हम कागज़ पे भी नहीं लिख सकते हैं. ठीक है. अगर ब्लैक बोर्ड है हम उस पर चौक से लिख रहे हैं तो अगर फ्रिक्शन होगा तभी हम वहाँ पे इजी से लिख सकते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पे भी कुछ लिख सकते नहीं है. ठीक है. कुछ भी राइटिंग हम नहीं कर सकते. सो अगर फ्रिक्शन है तभी आप कुछ कर पा रहे हो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. अब मान लीजिए कि अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारा व्हीकल है उसका टायर होता है वो और जो हमारा रास्ता होता है तो रोड के साथ और हमारे टायर के साथ उसके बीच फ्रिक्शन हो रहा है. अगर फ्रिक्शन कहीं पे होगा ही नहीं तो क्या होगा कि जो कोई भी हमारे व्हीकल से वो रुकेंगे ही नहीं, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते ही जा रहे होंगे. ठीक है. तो फ्रिक्शन होना ज़रूरी है. ओके. अब मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, अगर हम किसी वॉल पे है, वॉल पे हम नेल है वो लगाते हैं. ठीक है. हम क्या करते हैं कि हम वॉल पे नेल लगाते हैं, नेल को फिक्स करते हैं. तो अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो हम उसको फिक्स भी नहीं कर पा रहे हैं. फ्रिक्शन है तो ये सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. ठीक है. अगर फ्रिक्शन है तभी हम टाई को है वो नोट कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज हम टाई को भी हम नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है कि अब हमें जो टॉपिक में कहा था वो अब फिर से यहाँ पे फ्रिक्शन इज एन एविल.
अब ऐसा क्यों है कि फ्रिक्शन इज एन एविल, ऐसा क्यों कहा है? तो एविल इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे हमें प्रॉब्लम भी होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे सैंडल होते हैं, शूज़ होते हैं, तो फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होते जा रही है। ठीक है, क्या होता है फ्रिक्शन से उसके सोल से वो बिगड़ जाते हैं, इसलिए हमें नए लेने पड़ते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, फ्रिक्शन का, हार्मफुल। ये हमें उसके लिए हमें और ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। फिर है, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई स्क्रू है या फिर कोई बॉल बेरिंग है, तो क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे फ्रिक्शन है वो नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गए कि अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, वो इजीली वर्क है वो नहीं करेंगे। सो फ्रिक्शन है वो इस तरह से हमें नुकसान पहुँचाता है। You must have seen worn out steps of a foot over bridge at रेलवे स्टेशन। देखिए हमने भी देखा है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन कोई भी, तो वहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेप्स होते हैं वो worn आउट होते हैं, यानी worn आउट हमें दिखते हैं, यानी वो उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ हो गई होती है रफ़ की जगह। अगर रफ़ होती तो हम इजी से चल पाते, इसलिए हम कहीं कई बार फिसल भी जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ पे एक और है कि फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये तो नया पॉइंट है। ऐसे कैसे? अब मान लीजिए कि आपको अपने दो जो हैंड है, ठीक है, और उसकी हैंड की जो पाम है, तो आप उसको पाम को रब करने हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए अगर आप उसको रब करेंगे और फिर आप उस पाम को अपने आई पे लगाएंगे तो आपको गरम गरम आपको महसूस होगा। ठीक है, हीट का आपको फील होगा। सो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हाँ, मैच स्टिक भी है दूसरे एग्जाम्पल में। मैच स्टिक से हमें पता ही है कि वो रफ सरफेस पे जब हम वर्क करते हैं तब आग फायर है वो वहाँ पे होती है। तो ये भी एक हमारा और एक एग्जाम्पल है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज रन और few minutes. You can cite various other examples in other friction produce heat. In fact, मशीन भी हम कह सकते हैं कि मशीन में क्या होता है कि हीट जब प्रोड्यूस होती है तब वहाँ पे एनर्जी है वो बहुत सारी वेस्टेज हो जाती है। सो हमें उस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। सो इसके लिए हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है। कि मान लीजिए कि आपने अगर देखा है, देखिए कि हमारे जो शूज़ होते हैं उसके पीछे, ठीक है, जो सोल होता है वो रफ क्यों होता है, यानी कुछ डिज़ाइन वाला होता है। ठीक है, वो स्मूथ नहीं होते। अब देखिए टायर, देखिए कि ऐसी डिज़ाइन क्यों लगी रही होती है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको रीज़न बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको रीज़न बता रहा हूँ। यहाँ पे रफ डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि वो इजी से कोई भी सरफेस पे, रफ सरफेस पे वर्क कर सकते हैं। अगर ये स्मूथ होते हैं तो हमें कहीं पे भी फिसलने की ज़्यादा परेशानी रहती, लेकिन हमें परेशानी नहीं रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर ब्रेक पैड होते हैं, ठीक है, कोई भी व्हीकल में ब्रेक पैड्स तो होते ही है, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब when you are riding a bicycle, brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion the rim due to friction. मान लीजिए कि हम जब बाइसिकल चल रहे होते हैं तब क्या होता है कि जो ब्रेक पैड्स होती है वो हमारे जो व्हील्स होते हैं उसको टच नहीं करते हैं, लेकिन जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तब क्या होता है कि जो ब्रेक पैड है वो जो हमारी क्या कहते हैं, जो टायर की जो रिम्स होती है, ठीक है,
उसके साथ फ्रिक्शन करके वो टायर को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सो ये तो हमने देखा ही होगा। हमने ये भी देखा कि जो कबड्डी खेलते हैं वो प्लेयर्स क्या करते हैं कि खेलने से पहले जो सोइल होती है वो हाथ में लेते हैं और अपने दोनों हाथ में रब करते हैं, ठीक है, सोइल से। तो क्यों? क्योंकि सामने वाले जो खिलाड़ी है, सामने वाले जो प्लेयर है, उसको इजी से पकड़ सके, होल्ड कर सके, ठीक है। और फिर हमने जिम ने भी ऐसा देखा होगा कि कोई जिम्नास्टिस्ट होते हैं तो वो भी कोई डिफरेंट से कोई सब्सटेंस होते हैं तो वो अपने हैंड पे लगा लेते हैं ताकि फ्रिक्शन को बढ़ा सके। अब ऐसी कई सिचुएशन है कि फ्रिक्शन है इज अनडिजायरेबल है एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, हमें उससे कम करना चाहिए। तो आपको लगेगा कि सर हमें फ्रिक्शन को कम क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो कम इसलिए करना चाहिए कि मान लीजिए अगर ये कैरम है तो कैरम की सपाटी वो रफ हो जाती है तो वो वर्क नहीं करते हैं, इसलिए हमें फ्रिक्शन को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसलिए हम टेल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई मशीन वाला कोई पर्सन है, मशीनरी है, तो हमें उस पर ऑयल है, ग्रीस है, तो कुछ भी हमें वहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आपको पता है कि लुब्रिकेंट्स, सो हम जो कोई भी अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम जो कोई भी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ये ऑयल ग्रीस वाला पॉइंट मैंने आपको कहा। अब है लुब्रिकेंट्स, तो वहाँ पे लुब्रिकेंट्स कहते हैं किसे, जब फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है तब, ठीक है। और जो उसकी जो दोनों की सरफेस है उसके जो बीच वाला जो पार्ट होता है जिसमें एयर होती है वो उस सरफेस से आपका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होगा, ओके। सो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे कि कोई भी अगर सरफेस है क्या हम उसको पॉलिश करके क्या हम उसको फ्रिक्शन है वो ज़ीरो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कभी भी नहीं। हम कोई भी ऐसी सरफेस नहीं है कि जिसकी इरेगुलरिटीज़ है, यानी हम उसको परफेक्टली हम उसको स्मूथ नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, हाँ ये सही है, ठीक है। अब हमें भी पता है कि कोई छोटी सी या कोई भी सूटकेस होती है तो उसके व्हील्स होते हैं तो हम इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं, ठीक है, हम उसको पुल करके। तो क्या होता है कि टायर और जो सरफेस होती है वहाँ पे फ्रिक्शन अगर जितना कम होगा तो उतनी हमें आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये मान लीजिए कि 3-4 पेंसिल लिए हमने, ठीक है, और पेंसिल के ऊपर एक बुक रखी है और फिर हम क्या करें कि पुस्तक को फोर्स कर रहे हैं, यानी उसको धक्का दे रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर नीचे अगर पेंसिल होगी तो उसको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें बहुत कम फोर्स लगाना होगा, और ये जो फोर्स है उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। आपको समझ में आ गया रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? When one body rolls over the surface of another body, यानी बुक से वो पेंसिल के ऊपर है तो जो मोशन है, ठीक है, जो मोशन हो रहा है उस मोशन को बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और हमारे लिए वो इजी कर देता है, ठीक है। और एक मोशन है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन है इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम लगता है, ठीक है। अगर कोई मशीन होती है, कोई बॉल बेरिंग्स होते हैं तो वहाँ पे ये सा यूज़ होता है, ठीक है। कोई बाइसिकल होती है सो उसकी एक्सेल होती है और उसका जो हब होता है तो वहाँ पे भी उसका यूज़ है, वो बॉल बेरिंग का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमें देखो यहाँ पे बताया गया है कि इससे हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं और हमारा जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होता है। अब यहाँ पे लास्ट पोर्शन है हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन।
तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है कि मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन है तो वो एयर से पास होके जा रहा है, ठीक है, गैसी से पास होके स्काई में उड़ रहा है। तो क्या होता है कि जो एयर से फ्रिक्शन जो लग रहा है उसको बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आपको पता चल गया फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं। अगर कोई बर्ड्स भी होते हैं तो उसको भी फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो वहाँ पे इफेक्ट होता है, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। द फ्रिक्शन फोर्स exerted by fluids is also called drag, ओके। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो फ्लाई कर रहा है तो उसका जो फ्लूइड है वो डिपेंड्स है वो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी आपका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें आप कहाँ से जाके वहाँ पे फोर्स लग रहा है वो हमें देखना है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि कोई बर्ड है, कोई फिशिज है, कोई प्लेन्स है, तो वो बॉडी क्या कर रही है, अलग डिफरेंट उसके शेप भी आपको पता है कि आगे की क्या है, आगे से शार्प शेप होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्रिक्शन है वहाँ पे, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम कर देता है। अब आपको समझ में आ गया कि फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं। जो भी स्काई में अगर कोई बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहा है या कोई प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है तो उसके लिए फ्लूइड फ्रिक्शन ऑलवेज हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर है वो ओवर होता है, ओके। सो आपको ये चैप्टर फिर से लर्न कर लेना है। मैं आपको PDF भेज दूंगा और आप बुक में वो लिख लीजिए, ओके। थैंक यू।